नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरह का प्रचार हो रहा है, म्यार बिल्कुल ही प्रचार का आपने गिरा दिया है। मुजरा, मंगलसूत्र, मटन, क्या आपको नहीं लगता है, खुद एहसास नहीं होता है आपको कि एक ऐसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बड़े नेता, इवन प्रधानमंत्री भारत की, वो इस तरह का बयान देते हैं? देखिए विनोद जी, जहाँ तक अगर आप कहोगे कि बयानों की बात आप करते हैं, सब चीज़ों की अगर आप बात करते हैं, आज ये जो इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन है, इसने बेसिकली ये ठान ली कि किस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को हम फिर से बेवकूफ़ बनाकर और कहीं ना कहीं से वो सत्ता का सुख भोगना फिर से शुरू कर दें। और जिस तरह से हमने 50-60 साल तक इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर से हम कहीं ना कहीं लोगों को उस कगार पे, उस राह पे लेकर आए। और उनको ये जो विकसित भारत का सपना है, सबसे ज़्यादा उनको खल रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं आज भी हिंदुस्तान लैंड ऑफ स्नेक चार्मर रहे, सपेरों का देश रहे, लूट खसूट का देश रहे। आज भी उनको लगता है कि हमारे देश को बस तो बड़े बड़े देशों को आगे गिड़गिड़ाना पड़े छोटी छोटी बात के लिए। आज भी उनको लगता है कि पाकिस्तान के आगे जाकर भीख मांगना पड़े। उनको आज भी ये लगता है कि पाकिस्तान चाहे हमारे शूरवीरों के सिर भी काट कर ले जाए तो हमारी फौज के पीछे हाथ बांध देने चाहिए। वो चाहते हैं कि फिर से हिंदुस्तान को वहीं धकेल दे जहां पर वो आज से 2014 से पहले देश था, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हर चीज का जवाब देना बड़ा, मतलब वोट के लिए आप म्यार को इतना, प्रचार के म्यार को इतना गिरा देंगे वोट के लिए? देखिए, मुझे लगता नहीं है, अगर आप सच्चाई से लोगों को रूबरू कराएंगे और लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक चीज़ है ना, अगर आप हमारे इस देश को आज हम एक ऐसी सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं कि जिस तरह से आप जब सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो आप 99 पे पहुंच जाते हैं ना, तो बस 99 पे 100 पे आने की देर है। लेकिन आज वो इंडिया अलायंस, वो 99 पे जो खड़ा रहता है ना, वो चाहते हैं बस उस तरह से डसकर इनको फिर से लाकर हम एक के ऊपर खड़े। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे जी, ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने 100 तक की छलांग लगानी है, हमने देश को आगे लेकर जाना है। इनके लिए हमारे को जो भी चीज अगर हमारे को यहाँ पर करना पड़ती है, अपने लोगों को सचेत करने के लिए और जनहित के अंदर, देश हित के कारण जो भी हमें अगर करना पड़ता है उसके लिए करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो थोड़े गलत ढंग से पेश कर रही है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कोई इस तरह की बात नहीं करते हम, लेकिन हम नहीं चाहते कि देश का विभाजन, जैसे आपने पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में किया, इस तरह से फिर से आप एक और विभाजन कर दें। हम नहीं चाहते कि देश का जो हमारे को संविधान स्वर्गीय बाबा राव भीमराव रामजी अंबेडकर ने दिया था, उसको आप फिर से बदलकर और उसको धर्म विशेष पे बांटते, फिर से देश के टुकड़े टुकड़े करते। हम नहीं चाहते कि आप फिर से, आज जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि साउथ इंडिया अलग कर दो, और जिस तरह से आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर को आज दिल्ली से चुनाव लड़ा रहे हो, हम चाहते हैं कि इन लोगों को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े मासूम हैं विनोद जी। लेकिन आप चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएं, कुछ भी करें, किसी तरह का भी प्रचार करें, सत्ता के लिए आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता है? देखिए, हमारा लक्ष्य सत्ता तो कभी रहा नहीं, हमारा लक्ष्य है देश का विकास। और देश का विकास तभी हो पाएगा कि जब आप उस कुर्सी पे होगे, यहां से आप विकास कर पाओगे। अपोजिशन में बैठकर, ठीक है, अपोजिशन में बैठकर भी एक अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने 10 साल से पिछले जिस तरह से देश को आगे लेकर गए हैं हम लोग, और जहां पर देश आगे पहुंच रहा है, जहां से बस छोटी सी एक और छलांग लगाने की जरूरत है, तो विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन अगर आज इसके अंदर जिस तरह से आज पूरे का पूरा षड्यंत्र, और केवल हमारे हिंदुस्तान में इन इंडिया अलायंस वालों का नहीं, आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी कई ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान हार जाए। वो चाहते हैं कि फिर से कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आज भारत एक बड़ी पावर बन रही है, एक इकोनॉमिकल पावर बन रही है, तो बाकी के देशों के भी पेट में दर्द हो रहा है, जिस तरह से हमारे इंडिया अलायंस के पेट में दर्द हो रहा है। और ये इंडिया अलायंस वाले कहीं ना कहीं उन्हीं के मुखौटा पहनकर, उन्हीं की, आप खुद सोचिए विनोद जी, कि अगर आपके सामने पाकिस्तान का एक फवाद हुसैन चौधरी अगर अपने मोबाइल के ऊपर किसी की अगर प्रचार करता है, आज तक तो किसी का प्रचार नहीं हुआ, क्यों प्रचार करता है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा किसको है? हमसे पाकिस्तान को है। इस कारण आप समझ सकते हो कि षड्यंत्र किस तरह से बोने जा रहे हैं। इस षड्यंत्रों के अंदर लोगों को सच्चाई पहुंचाना, लोगों तक सत्य पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है और अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास भी पाकिस्तान 370, उसके अलावा मंदिर मस्जिद, गीता कुरान, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है प्रचार में, क्योंकि 10 सालों की उपलब्धियों पर आप कतई भी चर्चा नहीं करते हैं। विनोद जी, 10 साल की उपलब्धियां हमने पूरे लोगों को बताई जी। अब इन्होंने उस 10 साल की उपलब्धियों की तरफ से लोगों का ध्यान हटाकर लोगों को इन्होंने झूठ परोसना शुरू कर दिया। इन्होंने लोगों को कभी जानने नहीं दिया कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंच गए। ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम भी इसको क्वालिफाई करती है। इनके वाला सिस्टम तो था, इनके टाइम पे आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों बयान दिए थे कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि आप जो है आंकड़े बदलिए।
तो अब तो कम से कम हम जो बात बोलते हैं, हमारा आरबीआई जो बात बोलता है, अगले दिन उसको आईएमएफ और बाकी बड़ी 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 वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम्स उसको क्वालिफाई करती है हमारी स्टेटमेंट के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनके समय में हमारे समय में बड़ा ज्यादा फर्क है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, 25 करोड़ के लोग हैं, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, प्रतिदिन जिस हिसाब से सड़कें बन रही हैं आपके सामने रिकॉर्ड 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं उनको भी तो आप बेरोजगार ही कर रहे हैं। जब घर में राशन आ गया वो काहे काम करेगा? देखिए विनोद जी, एक राशन आने से मुझे लगता नहीं काम करना, राशन के अलावा भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। और अगर किसी को राशन मिल रहा है, कौन सा वाला राशन मिल रहा है विनोद जी? राशन इनके समय भी था, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन इनके समय में नीयत नहीं थी देने की। इनके समय में वही राशन एफसीआई के गोदामों में पड़ा चूहों को और गल जाता था, सड़ जाता था। उसके बाद इन्हीं की वहां पर इनके षड्यंत्रों के चलते बड़े बड़े शराब व्यापारी और कारखानों के साथ इनकी सेटिंग हुआ करती थी। वहीं से वो लोगों के हक का राशन उसे जानबूझ के सड़ा गला बनाकर ये औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। आज अगर वो हमारे पास राशन है, अगर हमारे देश के अंदर ये चीजें अवेलेबल है, तो मेरे देश के लोगों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर किसी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो उसमें गलत क्या है? रोटी के अलावा भी बड़ा कुछ है लोगों के पास, और भी तो बाकी चीजें जिसके लोग मेहनत। लेकिन एक तरफ आप तर्क देते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, और दूसरी ओर 80 करोड़ लोगों को आप इस पे डिपेंडेंट बना रहे हैं। देखिए भैया जी, विनोद जी, डिपेंडेंसी में और एक प्रिविलेज में, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर आपको कोई भी चीज है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल जाते हूँ, चंद एयरपोर्ट्स के ऊपर आप जाओ, अगर आपको वहां फ्री वाईफाई मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? अपना वाईफाई बंद करके वो यूज करेंगे ना। तो उसके बाद ये तो नहीं है कि आपको यूज करने तो आप हमेशा इसी को यूज करेंगे, जब आपका जरूरत पड़ेगी तो आप अपना भी यूज करेंगे। तो मुझे लगता है अगर हमारे पास सक्षम है, अगर हम दे सकते हैं, इसके अलावा क्या, अगर हम वो वाला राशन चूहों को खिला दें या सड़ा गलाकर हम भी इनकी तरह किसी शराब के फैक्ट्री वाले को बेच दें, तो लेकिन इस राशन के आधार मेरे देश के लोगों के अंदर, मेरे देश में जहां पर लोग काफी कुपोषण के शिकार रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स में जो लोग रहेंगे, गरीब इंसान का अगर घर का चूल्हा जलता है तो इसमें दुआ देनी चाहिए हम सबको, मोदी जी को और मोदी सरकार को, ना कि इसके ऊपर कोई कटाक्ष करना चाहिए। इस राशन के आधार पर वोट मांगना उचित है कि हमने आपको राशन दिया, आपका राइट बनता है कि हमें वोट दीजिए। विनोद जी, कंपैरिजन में आप कंपैरिजन किससे करेंगे? सच का झूठ के साथ, गलत का ठीक के साथ, सफेद का काले के साथ, इसी के साथ कंपैरिजन बनता है। तो कंपैरिजन तो करके बताएंगे क्या लोगों के, मेरे देश के 148 करोड़ लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि पिछले 10 सालों में अगर 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए तो आज तक हिंदुस्तान विकसित क्यों नहीं हुआ? आप भी तो कर सकते थे। क्या मेरे देश के लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि जब आपको 3 निशान यहां पर कांग्रेस ने लगाए थे तब दुनिया से पोलियो, तशद्दुद और काली खांसी जैसी बीमारियां खत्म हो गई थी, लेकिन जब कोरोना आया तो आपको वैक्सीन बाकी देशों के साथ शाना बशाना लगी? क्या मेरे देश को जानने का यह हक नहीं है कि इतना देश जो अपने आप में सर्वव्यापक संपूर्ण था, ऐसे देश को आपने क्यों धकेला गरीबी की तरफ? क्या देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि आपको क्यों को सपेरों का देश कहे? आपको क्यों ना कहे कि वो देश जो वैक्सीन बनाता है, वो देश जो चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर लैंड करवाता है, ऐसा देश क्यों ना जाना जाए? आपके देश की छवि, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े, आप ये नहीं चाहेंगे? तो देश को जानने का तो पूरा हक है कि आपके हिस्से का हक किसने खाया? विपक्ष ये कहता है कि 1975 में घोषित इमरजेंसी लगी थी, अब आघोषित इमरजेंसी है। आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर रखा, अब वो प्रचार कर रहे हैं। देखें, अब बोए फूल बबूल के तो आम कहां से काटोगे? अन्ना हजारे के कांधे पर चढ़कर आपने कस्में वादे खाई रामलीला मैदान के अंदर। आप उसका बदला ले रहे हैं। ना मैं कभी सत्ता में आऊंगा, ना मैं कभी किसी चीज को जानूं, ना मैं कोई ऐसे तरह का कोई मैं फ्रॉड करूंगा, ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा, ना मैं शराबियों का साथ दूंगा, ना मैं शराब विक्रेताओं का साथ दूंगा। इतनी जब कस्में वादे खाकर जब लोगों ने आपको जिताया, एक छोड़ के 2-2 स्टेटों में जिताया, उसके बाद मुझे इतना बड़ा चैलेंज लगते हैं आपको? चैलेंज नहीं होता विनोद जी। डरते क्यों आप उनसे? विनोद जी, हम नहीं डरते। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोगों को कोई भी नेता कम से कम बेवकूफ ना बनाए। आपने क्या कस्में वादे खाई थी? आपने तो कहा था मैं सियासत में नहीं आऊंगा, फिर कहा था अगर मैं आ भी गया तो मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आपके सामने है। अरे ये सब की सब चीजें निकलकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कह रही है। आपने पूरे दिल्ली के अंदर आपने फ्रूटी 20 रुपए और 30 रुपए में फ्रूटी कर दी। वहां पर बेचारा गरीब आदमी जो घर से दिहाड़ी लगाने है, वो 30 रुपए की फ्रूटी बेचकर ना दिहाड़ी लगाता था ना कुछ, उसका परिवार पीछे फाका कशी पर उतराया था। इसका कसूरवार कौन था? अभिजीत जी, क्या कहीं बौखलाहट तो नहीं है आपको? कुछ सुबुहाट तो नहीं हो गई है? चौथे चरण में मुस्लिम शब्द भी आता है और बाबरी ताला भी आता है। 3 चरण में सब कुछ नदारत था और आपको आभास हो गया होगा कि कहीं हम खिसक रहे हैं। देखें, मैं इसके अंदर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं। सबसे पहली तो आप 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आपके सामने सभी चीज़ें आ जाएंगी। बाबरी ताले की अगर बात की गई,
विनोद जी, जिन लोगों ने आज तक संविधान की सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों को दरनकार करते हुए शाहबानो केस में आपके सामने क्या किया, इतनी सारी चीजों को जो बदले हैं और जो टोटली खिलाफ थे कि राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, इतनी हमारे लोगों की जान चली गई, वो लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर कल तक को गलती से भी इनके पास सत्ता आ जाए तो क्या ये बाबरी ताला नहीं लगाएंगे? इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो सत्य बता रहे हैं लोगों को कि जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते 500 साल और कई पीढ़ियां चले गई, हमारे देश की इज्जत की अजमत की लड़ाई थी कि एक मंगोल तुर्क लुटेरा यहां पर आया और हमारे राम मंदिर को, हमारे राम लल्ला को बेघर कर दिया। 500 साल लग गए हमें उसको वापस उनका अपना घर बनाकर देने में। तो आप क्या चाहते हैं? फिर से सत्ता इन कांग्रेसियों के हाथ में, फिर से सत्ता इन सनातन के खिलाफ जो लोग चलते हैं, सनातन के दुश्मनों के हाथ में दे दें ताकि फिर से हमारे को वहां पर बाबरी ताला लगा दिया जाए? तो उसमें झूठ क्या बोल रहे हैं? फिर आप मंदिर को आड़ लेकर के, मंदिर को ढाल बनाकर एक मरतबा फिर सत्ता में आना चाहते हैं, जब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। लेकिन मैं विनोद जी साथ में विशेष टिप्पणी करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं। हमें बताएं, हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक एक फैसले को मानकर चलते हैं। इनके ऊपर कौन, क्या हिंदुस्तान के ये लोग विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने राम लल्ला के ऊपर जो टेंट लगा होता था, उस टेंट की तरपाल बदलने के लिए भी हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती थी? इन लोगों से आप क्या विश्वास करेंगे? ये लोग किन एजेंसियों के साथ चलते हैं? ये लोगों की जो खासकर सनातन विरोधी जो उनकी सोच है, उससे हिंदुस्तान के लोग क्या तवक्को रखें? इनसे मुझे बताएं जरा। लेकिन आप क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया आपने ऑर्डिनेंस ला करके। देखें, अगर मुझे लगता है जो कानूनी प्रावधान जिसके अंदर है और कानूनी प्रावधान अगर उसके अंदर खासकर देश हित के अंदर जो फैसला होता है वो किया जाना चाहिए। और विनोद जी, इलेक्शन कमीशन को क्यों कोसते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। अभी भी आप तैयार रहिए, 4 जून का दिन तैयार है कि ईवीएम भी बेचारी पिटने को तैयार है और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी गालियां खाने को उनकी तैयार हो जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि जब तो फैसला इनके हक में आ जाता है तब ईवीएम भी अच्छी, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा। जिस दिन फैसला इनके खिलाफ हो जाएगा तो फिर उन्होंने उनको कोसना, तो वो बेचारे पहले तैयार हैं, उनको पता है 4 जून को क्या होने वाला उनके साथ। लेकिन क्या करें, जिस तरह से हम लोग इनकी जिल्लत का, इनकी इन सब चीजों का जहर पी रहे हैं, वो भी बेचारे पी रहे। करे क्या, देश को आगे लेकर जाना है। अब इनके साथ लड़ते रहे या देश को आगे लेकर जाएं, दोनों में हमारे पास ऑप्शन यही है कि भारत महान हो, भारत आगे बढ़े। एक तर्कसंगत तरीके से बताएंगे कि क्या होता है कि 8 दिन के बाद फिगर बढ़ जाती है, 1 करोड़ तक वोटर्स बढ़ जाते हैं। देखिए विनोद जी, वो बड़ा, उसको लेकर के विपक्ष ने आपको ग्रिल करना शुरू कर दिया है और अभी से तैयारी है उनकी। विनोद जी, परसेंटेज दी गई थी पहले, ये तो आप भी मानते हैं। जब परसेंटेज का एक्चुअल डाटा आप लेकर आएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क तो उसमें होगा। करोड़ों के हिसाब से वोट पड़े हैं उसके अंदर, लेकिन मुझे बताएं, एक भी वोट कोई प्रूव करके दे दे कि एक भी वोट पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई फौज पड़ा है, या जैसे पुराने टाइम पे हुआ करता था जिनके बेचारे कोई बुजुर्ग या कोई लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके भी वोट डाले जाते थे। ऐसा काम भी हिंदुस्तान में बड़ा होता। अभी मैं पिछले दिनों किन्हीं चुनावों में था, वहां पर ऐसे ही ट्रेंड हुआ करता था। आज मुझे एक भी इंसान बताएं जो चला गया इस दुनिया में, उसने वोट डाला हो, नहीं पॉसिबल है जी। वो ऊपर बैठ के दुआएं दे रहा होगा भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर डाला उसने। जो वोट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट बढ़ नहीं रहे, जो एक्चुअल डाटा है, मुझे लगता है सामने आ रहा है। काउंटिंग में मुझे लगता है कि आपसी में स्कफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल डाटा है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने इतनी बारी सुप्रीम कोर्ट में आपने रिटेन फाइल कर देख ली। इनके एक वो कपिल सिब्बल जी हैं, वो फॉरेन में जाकर भी ईवीएम का ड्रामा लोगों को आपको दिखा रहे थे, याद होगा। एंड में क्या प्रूव हुआ कि ईवीएम के साथ ना तो कोई छेड़खानी हो सकती, और सबसे फुल प्रूफ दुनिया में सबसे बेस्ट कहीं पे इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट निकलते हैं वो आपके सामने निकलते हैं। विनोद जी, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं लोगों को बता, देखिए, भारत की जनता भोली जरूर है लेकिन समझदार बड़ी है, समझती है फिर भी बातों को। एक बात बताएं, अगर ये आंकड़े, अगर इनके साथ फौज किया जा सकता या इनको बदला जा सकता तो फिर हमारे को इतनी कैंपेनिंग करने की जरूरत क्या है? थोड़ी बहुत ही हम भी दिखाने के लिए कैंपेनिंग करते और फिर अनाउंस कर सकते। हमने पूरा कैडर हमारा, मैं खुद 2-2 स्टेटों में प्रचार आपके सामने कर आया। पिछले 1 महीने से मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई प्रॉपर रात को नींद भी की होगी कि इतना प्रचार करने की हमें क्या जरूरत है। मोदी जी को देखिए, कहां पर जाके प्रचार नहीं, हमारा कौन सा नेता है जो घर पे बैठा है? सभी के सभी प्रचार प्रसार में क्यों लगे? अगर ईवीएम कर सकते तो बड़ा सिंपल सा काम था, ईवीएम करते, इनको हाय तोबा करने देते। इसका मतलब यह है कि लोगों को समझ लेना चाहिए, लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ईवीएम की पारदर्शिता यही से पता लगती है जो हम मेहनत कर रहे हैं। प्रचार की डिग्रेडेशन को आप जस्टिफाई करते हैं? देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कोई पाप करेगा तो फिर उसका नाश करने के लिए, मतलब आप साम दाम दंडभेद इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी को मोदी चुनावों में साम दाम दंडभेद का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? देखिए, हम एथिक्स के ऊपर, हम प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, हम सच्चाई के ऊपर, लोगों को सत्य बताना, ये भारतीय जनता पार्टी का
दायित्व भी है, फर्ज भी बनता है, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, हमारे लिए सर्वप्रथम गांधी परिवार या मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि दो लोगों को, देश के हमारे ये जो लोग हैं, इतनी 148 करोड़ का हिंदुस्तान है, ये कहीं गुमराह ना हो जाए, उसके लिए हम सत्य बताते हैं। उसको अगर किसी के पेट सनातन में मंगलसूत्र का एक अहम योगदान रहता है, आप मानते हैं इस बात को लेकर के, जैसे जनेऊ का रहता था, हमने बहुत बार इस पर चर्चा भी की है। क्या प्रचार के दौरान सनातन धर्म के इस मंगलसूत्र को लाना कितना उचित समझते हो आप? बिल्कुल उचित समझते हैं, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आप सोचिए कि कब सनातन शुरू हुआ था और सनातन की सभ्यता कब से शुरू हुई थी। श्री कृष्ण भगवान ने भी जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद क्या किया था, अखंड भारत का निर्माण किया था। भरत के बाद आगे विक्रमादित्य और अजातशत्रु ने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। फिर हम कहीं ना कहीं अपनी उन लाइनों से हटे तो फिर से वो अखंड भारत खंडित हो गया, अलग अलग भागों में हम लोग बट गए। आज अगर लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं कराई गई तो ये लोग तो तैयार हैं। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि जैसे ही मैं सत्ता संभालूंगा मैं सबके पैसे छीनकर तो सब में बांट दूंगा। बांटेंगे फिर भी कांग्रेसियों में, ये भी मैं गारंटी दे देता हूं। आपके पैसे छीनकर, आपका मंगलसूत्र जो छीनकर उन्हें कांग्रेसियों में ही बांटना है और किसी को, देश के लोगों को नहीं मिलने वाला। लेकिन खतरा तो है। आप क्या चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जिस देश को बनाने के लिए इतना बड़ा एक महाभारत युद्ध के बाद पूरे देश का निर्माण किया, भारत का निर्माण हुआ, और जिसकी भागडोर आगे विक्रमादित्य ने और अजातशत्रु ने संभाली और इसका अखंड भारत का निर्माण हुआ, और आज फिर से मोदी जी उसी अखंड भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, फिर से खंड खंड कर एक और पाकिस्तान, एक और यहां पर बांग्लादेश, और एक और इस तरह से एक पीओजे के तैयार कर दें? तो मुझे लगता है कि लोगों को सचेत करना, क्योंकि आज फिर से हम अखंड भारत की ओर ऐसा क्यों झूठ बोलते हैं, ऐसा क्यों बरगलाते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बजट का 15% माइनॉरिटीज को दे दिया जाएगा? माइनॉरिटी के नाम पर भी आप डरा रहे हैं मेजॉरिटी को। अभी भी क्या आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है आपके राज में? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद सबसे पहले ये लफ्ज यूज किया था। उन्होंने पर्टिकुलरली तो एक धर्म विशेष का नाम भी यूज किया था। सबसे बड़ी बात ये आती है, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक मानते नहीं है। कांग्रेस ना माने तो वो वीडियोस अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं। कल मेरे साथ, जैसे आपके सामने, आपके यहाँ पर चैनल के अंदर एक कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे सामने बोलना शुरू हुए, देखें जी आपके अटल जी के फोटो हैं हुर्रियत वालों के साथ। तो मैंने कहा भाई साहब उनमें से एक भी बताओ टेररिस्ट कौन है? इनके तो प्रधानमंत्री के फोटो हैं टेररिस्ट के साथ, यासीन मलिक के साथ तो फोटो है इनके। तो कम से कम कांग्रेस के ऊपर यकीन कौन करता है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है कांग्रेस के ऊपर यकीन करता है। तो मुझे लगता है कि देश को सत्य बताना, और क्या वाकई 15% कांग्रेस देना चाहती है? देखें, आपके सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, कर्नाटक के अंदर आपने 15% की पॉपुलेशन को खुश करने के लिए 27% की एसटी, एसटी, ओबीसी का कोटा काटकर उनको बांट दिया आपने। तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। मान लेते हैं कि वो बरगला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी की आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन अल्टीमेटली क्या बीजेपी को उसका डेंट पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी को डेंट पड़ने की बात नहीं है ना, बीजेपी इस डेंट के लिए हम बात करें। हम बात करें कि देश के अंदर जो संविधान हमें मिला, जिसके अंदर खासकर विशेष प्रावधान है। आप सोचिए इस एससी ने, एसटी ने और ओबीसी ने कितनी उत्पीड़ना सही है विनोद जी, ये तो हमें मानना पड़ेगा। आप खुद देखिए, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पीछे चले जाइए, एक मास्टर भी अगर किसी बच्चे को इस कम्युनिटी से अगर मारता था तो अपनी छड़ी धोता था उसके बाद। तो कितनी उत्पीड़ना इस समाज में सही हुई है। उस समाज को ऊपर उठाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक विशेष प्रावधान दिया। उस प्रावधान के अंदर कहीं पर भी धर्म विशेष की बात तो नहीं की गई थी जी। आप क्यों धर्म विशेष के ऊपर फिर से कांग्रेस वाले देश को बांटना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि चंद वोट पाने हैं। तो चंद वोटों के लिए अगर आप, लेकिन उनके प्रचार का फोकस बिल्कुल बिल्कुल और इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एक तो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। विनोद जी, लोकतंत्र को बचाना है तो सबसे पहली इमरजेंसी में किसने दिखाई? 1 साल, 2 साल नहीं, 3 साल। आपके सामने जो इमरजेंसी में कौन लेकर गया? यही लोग देकर। तब भी इनको क्या दुख था कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है। तो कम से कम इनकी बातों पे आप किस तरह से यकीन करोगे? संविधान की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसलों को तो आप मानते नहीं रहे हो। अपने अकॉर्डिंग आपने देश चलाया, अपने अकॉर्डिंग आपने सारा सिस्टम यहां पर खराब किया। कभी किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हर एक चीज में आपने घूस को पैरामीटर बना के रखा हुआ था। कॉमनवेल्थ स्कीम उठाकर देख लीजिए, A to Z तो मैं हमेशा सुनाता ही हूं आपको। पूरे देश में भ्रष्टाचार, भी व्यक्ति या एक भी आरोप जो है भ्रष्टाचार के तय नहीं हो पाए। विनोद जी, 363 करोड़ रुपया अभी थोड़े दिनों पहले
झारखंड से पकड़ा गया। अब वो आरोप है या प्रैक्टिकल था आपके सामने। उसके बाद आलम शायद उनका नाम था, जो कर्नाटक के झारखंड के ही कोई मंत्री थे, उनके पास से 36 करोड़ रुपया ही हफ्ता 10 दिन पहले पकड़ा गया। आज आपका ये हाल है तो देश की सोचे कि 60-70 साल तक कितनी मलाई कांग्रेस वालों ने खाई और खिलाई है। इसका आप इनसे अगर कभी भी आप लेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़े मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर इस देश में भ्रष्टाचार ना हुआ होता तो हमारा देश आज दुनिया का सबसे नंबर 1 देश होता। ये जो 60-70 साल भ्रष्टाचार, कहां से जीप स्कैम से शुरू होकर झारखंड पर ये लोग आए, वहां तक स्कैम करते आ रहे हैं। आज ये लोग जो कहते हैं ईडी सीबीआई हमें बड़ी सताती है, आज आप बाज नहीं आ रहे हो। 363 36 करोड़, अभी थोड़े दिन पहले और भी पैसे पकड़े गए इनके पास से। जब आज आप नहीं बख्शते तो देश को कितना नोच नोच के आप लोगों ने, इन कांग्रेस वालों ने खाया होगा, ये तो देश भली भांति जानता है। आप पर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंबानी अडानी के साथ बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, लेकिन आप ही आरोप लगा रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के नोट जा रहे हैं। क्या आपको डाउट हो रहा है कि अंबानी अडानी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं उसमें कोई टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूँगा। देखिए, बिजनेसमैन है, मुझे लगता है कि चाहे अंबानी है चाहे अंडानी है, इन सबको तरक्की करनी चाहिए। पहली बात तो मेरा ये मानना है, क्योंकि आप यूएस को भी देख लीजिए, यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं से तरक्की करती हैं, भले वो जॉनसन जॉनसन जैसी कंपनीज या मे बी ग्लेक्सो भी शायद वहीं की है। हर एक जगह की जो एक बिजनेस हब्स होते हैं, जब ये दुनिया के अंदर ग्रो करते हैं तो आपके देश की इकोनॉमी उसके साथ ग्रो करती है। इनको ग्रो करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कभी भी उसके बारे में बोलता नहीं हूँ, किसने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि अचानक से राहुल गांधी जी ने अंबानी अडानी की माला जपना बंद कर दी। अब सोचने की बात है कि क्यों वो माला जपना बंद कर दी, उसका कारण क्या है, वो राहुल गांधी जी बेहतर बता पाएंगे। पहली रैली मौलाना आजाद स्टेडियम में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको संबोधित किया था। बारिश के बीच में मैं भी कवर करने गया था। उन्होंने कहा था कि 370 में संशोधन हुआ है, 370 सीटें तो आएंगी ही, मांगी थी उन्होंने 370 सीटें। 370 को आपने काफ़ी देश भर में बेचा, प्रचार में बेचा, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्मीर की 3 सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारे। लोग सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल लोगों को 370 का बेचो आप, लेकिन जिस जगह यहाँ इशू था उस जगह पे आपने प्रत्याशी नहीं उतारे अपने। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक पार्ट है। एनडीए के अंदर हमारे जो भी हमारे साथ के लोग हैं, कुछ भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 सीटों के ऊपर जो सबसे मेन चीज़ वो थी कि ये जो खानदानी पार्टीज हैं जिन्होंने 50, 60, 70 साल तक केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लोगों की उत्पीड़ना की है, ये नहीं आनी चाहिए। और कोई भी आता है ठीक है, उसका सिस्टम ठीक होगा, लेकिन कम से कम जिन्होंने 60-70 साल आपको बेवकूफ़ बनाया वो फिर से कहीं कामयाब ना हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कुछ किया गया। आगे देखते हैं 4 जून को क्या होता क्या नहीं होता, पर मुझे लगता है इस बारी लोगों ने जो भारी मत के साथ लोगों को जो वोट दिए हैं, और एक रिकॉर्ड तोड़ पिछले 30-40 सालों के अंदर वोट, सबसे बड़ी बात यह कि ये चीज़ें तो बदली 370 के बाद। वो बम गोली बारूद का खौफ खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, एक इंसान, और आप जो भी आप जिसे जमहूरियत कहते हैं, उसका तो यही मतलब है कि सबके सब लोग जो है जाके अपना वोट का अधिकार, मत का अधिकार उसका यूज करके अपने लिए अपनी मर्जी का नेता चुने। हम यही चाहते हैं। क्या डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ये बताएंगे कि अगर आपके सपोर्टर उम्मीदवार हार जाते हैं तो ये मान लिया जाए कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ था, कश्मीर की आवाम ने उस पर मुहर लगा दिया कि वो ठीक नहीं था? देखें विनोद जी, सबसे बड़ी बात तो है ये, जो होगा 4 जून को आपके सामने होगा जी। और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग 370 को लेकर है, इसका फायदा तो हमें कोई था नहीं, किसी भी एंगल से कोई फायदा नहीं था। और अगर कुछ ऐसी गलती से अगर कोई ऐसा कुछ हो भी जाता है, तब भी मुझे लगता नहीं कि एक आम इंसान ऐसी चीज चाहेगा। चंद लोग चाहते होंगे कुछ इन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि 370 को लेकर हमारे लोगों ने बड़ी उत्पीड़ना सही है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, इससे पहले तो उसका सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा ही 370, जिसके चलते मुझे लगता है कि जितनी लूट खसूट हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, उसी 370 की आड़ में की गई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई पता नहीं होता था। वाल्मीकि समाज की उत्पीड़ना है, वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज की उत्पीड़ना है, हमारे यहाँ की बच्चियों की, महिलाओं की उत्पीड़ना है, ये सब कुछ हमने सहा हुआ। अब ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, आगे जनता जनार्दन है, जो फैसला करेगी देख लेंगे, लेकिन कम से कम बिल्कुल इसके विपरीत चलते हैं कि अगर आपके तीनों उम्मीदवार जीत जाते हैं, समर्थित उम्मीदवार, तो ये मान लिया जाए कि 5 अगस्त को जो हुआ था, कश्मीरी अवाम ने उसको इंडोर्स कर दिया कि ठीक हुआ था। मुझे ये लगता है कि सबसे ऊपर देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बड़ा सोच समझ के फैसला किया।
उन्होंने पूरे हर पैरामीटर्स को देखकर किया गया। हमारे देश के सभी लोग जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हर कोर्ट के ऊपर पूरे का पूरा भरोसा करते हैं। आज भी दो इंसानों की जब आपस में लड़ाई होती है वो बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कांग्रेस को विश्वास नहीं होगा। हमारे लोगों को, हमारे देश को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है जो भी होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के चलते ही होगा। आपने ट्रायल मैच नहीं खेला है, तो क्या फाइनल खेलने जाएंगे? विधानसभा के चुनावों में उम्मीदवार उतारेंगे टनल के उस पार? विनोद जी, मैं बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि जो भी फैसले लेने हाई कमांड लेती है, बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। जो उनका फैसला होगा सिर आंखों पर, जैसे हमें आदेश आएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनावी बटेर नहीं है जो केवल चुनावों में आपको बाहर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 24/7/365 आपको लोगों की खिदमत करता नजर आएगा। तभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शहादतें किसी ने दी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। आपको कांग्रेस वाला या यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज का कोई नज़र नहीं आया था। तो मुझे लगता है जो भी फैसला होगा हमारा कार्यकर्ता हमेशा उसके लिए तैयार है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मोर्चा है, यानी जिसमें कोई भी भ्रष्टाचारी डिफेंड कर लिया जाता है। देखिए, जिसको अपने आप को स्किन सेव करनी हो, फटाफट भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करे। उसके बाद मुझे बताएं कि यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद कौन सा ऐसा इंसान है जिसके ऊपर अगर कोई पुराना केस चल रहा है तो वो खत्म हो गया। कानून के अकॉर्डिंग अभी भी केस चल रहे हैं, कानून के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। अगर किसी के ऊपर कुछ है, ये नहीं कि यहाँ आया तो अगले दिन कानून ने उसको क्लीन चिट दे दी। कम से कम इस देश के कानून की तो हम इज्जत करते हैं। सबसे ऊपर देश का कानून है। मुझे लगता है ऐसी बात करके हम कहीं ना कहीं जो लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास है उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। देश एक प्रेस कटिंग थी, मेरे पास इस वक्त है नहीं, उसमें अजीत पवार और अजीत पवार की वाइफ को क्लीन चिट देने की बात कही गई थी। क्लीन चिट किसने दी होगी? जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कानून ने दी। वो होगा उनके ऊपर, नहीं होगा केस तो कानून ने दे दिया। देश का कानून, देश की अदालत, ये सारे आरोप निराधार है कि एजेंसी एक आधे के आपके कहने पर चलती हैं। इनके अलावा बताएं जरा कोई और ऐसी एग्जाम्पल जिनके ऊपर केस चल रहा था पुराना, अगर वो नई केस प्रूव हो पाया और देश के कानून ने अगर उनको, विनोद जी, अगर क्लीन चिट दे दी तो भारतीय जनता पार्टी में और आप कौन होते हैं उसके ऊपर कटाक्ष करने वाले? क्या ये सारे आरोप निराधार हैं कि सारों एजेंसीज की लगाम बीजेपी हेडक्वार्टर में से चलती है? विनोद जी, आधे से 80% जो केसेस है ना वो उस समय के चले आ रहे हैं जब से यूपीए 1 और यूपीए 2 है। दूसरी बात है कि उनकी सीरियसनेस नहीं थी इन चीज़ों को करने के लिए। अब जब कानून अपने अकॉर्डिंग लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स तो सब कुछ हो रहा है। आप खुद सोचिए कि 30-40 साल तक शबीर शाह, बीटा कराटे यासीन मलिक, एक को नेल्सन मंडेला कहा गया, एक को तो गांधी जी कहा गया। ये लोग 30 सालों तक इन्हीं मुख्यमंत्रियों की, इन्हीं सरकारों की कुर्सियों के, इन्हीं प्रधानमंत्रियों की कुर्सियों के पीछे छुपे रहे क्योंकि ये प्रधानमंत्री उनके साथ सुबह का नाश्ता किया करते थे। आज कैसे सारे के सारे आपको जेल में नजर आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं कभी कोई फाइल करके राजी होता था, इनके खिलाफ कोई जाके राजी नहीं होता था। जो अपने मुंह से बीटा कराटे बोलता है कि मैंने इतने कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया, उसको फिर भी आपने खुला छेड़ के रखा। वहां पर जज भी बेचारे बोलते थे यार यहां तक चार्जशीट तो लाओ, यहां तक आप कम से कम पहुंचो तो सही, फिर हम फैसला करते हैं। पहुंचने नहीं दिया तो किसने पहुंचने नहीं दिया? क्या उस समय के मुख्यमंत्रियों का, उस समय के प्रधानमंत्री का, जो इनके लिए आज कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ये लोग, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि सबसे पहले इनको इंसाफ दिलाएं? तो किसने इंसाफ दिलाया? भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिलाया। तो मुझे लगता है कि आज देश का जब कानून पूरी तरह से काम कर रहा है तो आपके सामने चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सबके सामने आ रहा है। देखें, जब मैं बात करता हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसके अंदर सबका इंसाफ भी बड़ा जरूरी है। आज जो इंसाफ लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद और खासकर 2014 के बाद जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी, जब ये चीज़ डिलीवर हुई है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है हमने बैकलॉग भी क्लियर किया और काफ़ी हद तक जो है लोगों को आज सही में वो जो विश्वास जुडिशरी पे है वो रिस्टोर हुआ है। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।